सेकेंड मेथड जो इनकम मेथड है, जो हम लोग डिस्कस करने वाले, मेरी बात सुनो। निकालना क्या है? निकालना क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है अपना? निकालना अपने को क्या है? नेशनल इनकम। बोलो सही बोला या नहीं बोला? निकालना क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे जो दरार पैदा करता है क्या है? नेशनल और इनकम। थोड़ा सा और थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला काम करता है यहाँ पे। नेशन। राशन कौन पढ़ा? अरे नेशन, ठीक है। नेशन का इनकम, पूरे देश का इनकम को अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे को क्या नेशनल इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमको बताओ। पूरे देश में जितना भी इनकम मैंने कमाया है उन सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या मेरे को नेशनल इनकम मिल जाएगा? कुछ हद तक मिल जाएगा। जो एकदम अभी तक जो लेजेंड्स बन चुका है ना नेशनल इनकम में, वो लोग बोले कुछ हद तक मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, हर चीज रेडीमेड नहीं मिलेगा। मैं बोला पूरे देश में जितना इनकम मैंने कमा लिया है, गौर फरमाएगा थोड़ा सा, पूरे देश में मैं जितना इनकम कमा लिया है उन सबको अगर मैंने जोड़ा तो मेरे को मिल जाएगा देश का इनकम या नेशनल इनकम। जो मैंने अभी कहा आप लोग से वो कुछ हद तक सही है और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक ही बोल रहा है। ठीक है, ओके, फेयर एनफ। तो ये सबसे इजी मेथड ही लगता नहीं है आपको कि अगर देश में जितना इनकम है उन सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे को देश का इनकम मिल जाएगा। दीक्षा पूरे 3 मिनट पहले उठाना। सही बोला भैया। अब मेरे को बताओ, अपने पास दो टाइप का इनकम था जो कि अपन बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। मैंने बोला था अभी करो बाद में काम आएगा। दो टाइप का इनकम था, एक था आपका ट्रांसफर इनकम, फीट टचिंग एक्सपेंस इनकम, याद है ना? लिफाफा अभी नसीब नहीं हो रहा आप लोग का, ठीक है, बट सुन, पैर छुएगा और पैसा मिलेगा टाइप का वो इनकम था। उसको क्या बोलता था? ट्रांसफर इनकम या फैक्टर इनकम? ट्रांसफर। और दूसरा था मेहनत मशक्कत वाला इंसान। देखो कैसा इंसान हो गया है, लेबर वाला इनकम, ये सब जो इनकम था, ठीक है। इसको क्या बोलेगा? ट्रांसफर इनकम को देश का इनकम निकालते हुए कैलकुलेट करना है या फैक्टर इनकम को? सही है ना? तो मतलब दिमाग में क्लियर हो गया कि अगर इनकम मेथड से निकालना है तो या तो देश का इनकम निकालना है। इनकम दो टाइप का होता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। और लेना कौन सा है? फैक्टर इनकम। कौन ट्रांसफर इनकम बोला? बेशरम औरत किसे बोला? फैक्टर बोल दिया उसके बाद। अब सुनो, जैसे अपन लैपटॉप में जैसे चार्ट्स बनाता है ना, तो लैपटॉप में अपन अलग अलग सब्जेक्ट्स बना दिया, ठीक है ना। अकाउंटेंसी का सब चीज एक जगह डालेगा, बात कर रहे हैं कॉमर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक जगह डाल देगा, ठीक है। मैथ्स का एक जगह डाल देगा, बीएसटी का एक जगह डाल देगा, डाल दिया। फिर और भी कुछ कुछ फाइल्स होता ही नहीं होता उसके अलावा भी, कि स्कूल का कुछ सर्कुलर आया, कोई एग्जाम लिस्ट आया, कुछ आया, तो उसको क्या करता है अपन, एक जगह एक दूसरा फोल्डर बना देता है मिसलेनियस बोल के, इसमें सब कुछ डाल दिया। स्कूल बोला, सारा सब्जेक्ट डाल दिया और लास्ट में और मिसलेनियस बोल के फोल्डर बनाता ना अपन सब लोग, कि अगर इसके रिलेटेड कुछ नहीं हुआ तो ओपन मिसलेनियस में डाल देगा। तो जो इनकम अपने को क्लियर है ना उसको तो अपन मेंशन कर देगा, और जो इनकम अपने को क्लियर नहीं है उसको अपन डालेगा मिसलेनियस में। मतलब सर समझ में नहीं आया बात, क्या बोल रहा है तो सब आज इतना कंप्यूटर क्यों कर रहा है? थोड़ा रुको, बता रहा है, ठीक है, थोड़ा रुको, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, क्या क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, मेरे को देख लो, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज, जो भी बोला तुमको चलेगा, समझ में आया? जिसके पास लैंड है उसको क्या मिलता है बच्चा लोग? रेंट मिलता है। जो लेबर है मेरी तरह उसको क्या मिलता है? वेजेस। एक बार भी कोई ये डिफेंड नहीं किया कि भैया आप क्या नहीं, वेजेस बोल दे डायरेक्ट, वेजेस और सैलरी। उसके बाद जो कैपिटल लगाता है उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्राइज चलाता है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट।
ये 4 टाइप का इनकम है जो आपको पता ही है, जो लोग यहाँ पे कमा सकता है। या तो इंसान रेंट कमा सकता है, या तो वेजेस कमा सकता है, या तो इंटरेस्ट कमा सकता है, या तो प्रॉफिट कमा सकता है। बात सही है या नहीं है? हाँ। ये 4 टाइप का इनकम तो अपन को जानता है, ठीक है, ये अपन को पता है। इसके अलावा भी कोई अगर लोग इनकम कमाता है जो कि इसमें फिट नहीं होता है, उसके लिए अपन क्या करेगा? अपन बोला अकाउंट्स फिट हो गया यहाँ पे, ये अकाउंट्स वाला फिट हो गया यहाँ पे इकोनॉमिक्स फिट हो गया, यहाँ पे मैथमेटिक्स फिट हो गया, यहाँ पे एक और सब्जेक्ट फिट हो गया। बाकी किसमें डालता है अपन? बाकी किसमें? मिसलेनियस। तो एक लास्ट पॉइंट एक और याद कर लेता है अपन, ठीक है। ये 4 टाइप का इनकम तो है ही है, ये 4 टाइप का इनकम तो है ही है, ठीक है, जो कि अपन को समझ में आया। साथ में एक डाल देता है अपन, ठीक है, साथ में एक डाल दे क्या? साथ में एक डालता है एक और है, जो कि इसका नाम डालेगा हम लोग। क्या डाला देखो तो, क्या लिखा मैंने? हाँ। समझ में आया? जो समझ में नहीं आया वो किसमें डालेगा अपन? Mixed in. जो रेंट वाला इनकम है वो रेंट वाला फोल्डर में डाल देगा आप। जो वेजेस एंड सैलरीज लेबर से रिलेटेड है उसमें डाल देगा। जो पैसे से रिलेटेड लगाया, कैपिटल लगाया, वो एक जगह लगा देगा हम लोग। जो बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, एक जगह लगा देगा। और जो इन सब में नहीं है बट हाँ एक टाइप का इनकम कमा रहे हो आप लोग, ठीक है, उसको कहाँ पे डालेगा अपन? मिक्स इनकम में डाल देगा। माय गॉड, ये क्या बोल रहा है आप अभी तक? क्या बता रहे? देखो Mixed income में आपका जैसे न्यूज़पेपर बेच के जो पैसा है वो ऐसा पैसा डलेगा ना? पता नहीं, देखता हमको इतना नहीं आता है, थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ा के नहीं आता ना आजकल। हम देखता है, शायद तक सही बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा एज हो गया ना, अब याद नहीं रहता हमको, ठीक है। सुनो, एज हुआ नहीं, हम बता रहे हैं स्टिल यंग। आप ही खुद बोला आपको कोई कंपोनेंट्स ऑफ, चल मजाक कर रहे, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। देखो क्या क्या कंपोनेंट्स है, देखो तो इनकम मेथड में क्या क्या कंपोनेंट्स, देखो तो पढ़ा लग रहा है। देखो एक कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल के लिख दिया है लोग, क्या लिखा है पता नहीं यार, जो अपन वेजेस और सैलरीज वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था क्या? फिर नंबर 2 क्या लिखा है लोग? रेंट एंड रॉयल्टी। जिसके पास लैंड था उसको क्या मिलता है? रेंट, जिसके पास कैपिटल था उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जिसके जो एंटरप्रेन्योर था उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट, और कुछ समझ नहीं आया तो कौन सा फोल्डर में डालेगा? मिक्स्ड इनकम। ये पांचों कंपोनेंट्स को अगर आपने जोड़ा, आपने ऐड किया, तो आपको देश का इनकम मिल जाएगा। दैट इज नेशनल इनकम। ये देखो लेजेंड्स लोग अभी भी गलत कर, लेजेंड्स लोग अभी भी बोलेगा कि देश का इनकम नहीं है ये चीज। कोई है ऐसा? कोई ऐसा है जो हमको करेक्ट कर सकता है? बताओ हमको। क्या? पढ़ा हुआ लोगों को हमको मजा नहीं आता, ये लोग पढ़ा हुआ है हल्का हल्का लोग, ये लोग बेशरम लोग होता है ये लोग। हम जो बात बोला उसको बताओ कि गलत है या नहीं है, बताओ, बोलो कुछ कोशिश करो। हाँ मोहित बोलो, चलो। भैया जैसे बाहर में भी तो रहता है ना, बाहर का भी लोग का इनकम का तो बात ही नहीं किया हम। बात सही है, बात सही बोला है मोहित, बात सही बोला है। आप लोगों को लग रहा है मजाक, बट बात सही बोला। मैंने क्या बोला? देश में जो इनकम आपने कमाया उसके बारे में बात किया मैंने। इंडिया में तो नेशनल का मतलब क्या था? देश के अंदर कोई इनकम कमाया है तो वह नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक इनकम है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम है। और देशवासियों ने जो इनकम कमाया है नेशनल इनकम। क्या बोला? देश में कितना इनकम कमाया है, इन सबको ऐड करेगा तो मेरे को क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम। वहां से क्या हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकते हैं। हाँ, बात समझ में आया या नहीं आया मेरे को बताओ। जो मैंने अभी बात बताया आप लोगों को वो समझ में आया नहीं आया? नो डाउट कि पूरा का पूरा मेथड रिपीट होगा, पूरा का पूरा मेथड डिटेल में करेगा, बट बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे को बताओ। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है जो बेसिक कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? क्योंकि जितना भी इनकम के बारे में बात कर, चाहे रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट्स हो, चाहे मिक्स्ड इनकम हो, कोई भी इनकम के बारे में आप बात कर रहे हो, वो मैंने कहां बोला, कहां कमा रहे हैं आप? देश में कमा रहा है। देश का इनकम मैंने बोला, देश का इनकम बोला मैंने देशवासियों का इनकम नहीं बोला। मैंने क्या बोला? देश का इनकम। और देश का इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। देख रहे हैं आप लोग? देखो इन सबको जोड़ने से मेरे को क्या मिलता है? नेशनल इनकम नहीं मिलता है मेरे को। सबको जोड़ने से क्या मिलता है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्या है? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, समझ में आया कोमल लोग को? क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, ठीक है, चलो। अभी मैंने इंट्रोडक्शन तो आप लोग को दे दिया,
हाँ हाँ सर होता है। देखो देश का जब इनकम होता है तो बात ये है, अच्छा पहला बात तो सुंदर पिचाई विल नॉट बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ आवर इनकम बिकॉज सुंदर पिचाई इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, इज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। और देश में सिर्फ उन्हीं का इनकम आता है जो कि देश का रेसिडेंट है, चाहे वो इंडिया से कमाओ चाहे इंडिया के बाहर से कमाओ। जब हम देशवासी बोल रहे हैं ना, तो देशवासी का मतलब है इंडियन रेसिडेंट, नॉट इंडियन सिटीजन। इसलिए मैंने सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप दोनों पढ़ा था, याद है आपको कि सिटीजनशिप होता है और रेसिडेंटशिप होता है। अपन रेसिडेंट का इनकम को कंसिडर करता है, अपन सिटीजन का इनकम नहीं कमाते, क्योंकि वो रेसिडेंट कहाँ का है, यूएस का, गूगली में काम करता है, ठीक है, रेसिडेंट है यूएस का, तो यूएस ही उसके ऊपर टैक्स लगाएगा और उसको यूएस का इनकम का पार्ट ही मानेगा। समझ में आया? अभी बताएगा, ये लोग क्या है ना, ओवर स्मार्ट है सानिया, अभी बताएगा, रुको ना तने। ये दीक्षा कंफ्यूज कर देता हर दिन को, बेशर्म औरत। चलो ठीक है, आज इतना प्यार तरीके से शुरू किया, बट मैंने देखा बिना बोले 1 2 3 4 5 जन वीडियो ऑन किया, ऐसे तो मेरा आ गया 100, समझ गया। अब से मेरे क्लासेस जो है 1 घंटा 15 मिनट का होगा, 15 मिनट मेरे को वीडियो ऑन कराना पड़ता है, एक्चुअली 10 मिनट मेरे को वीडियो ऑन कराना पड़ता है, 5 मिनट वापस ऑन कराना पड़ता है लोगों से। 1 घंटा मुश्किल से पढ़ा देगा शायद, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। समझ में आया क्या हल्का हल्का क्या बोला मैंने आपको, बताओ ना मेरे को। देखो अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसमें किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन जो है ये बेस है जो मैं आगे बात करने वाला हूँ आपसे। अभी क्लियर है यहाँ तक जो मैंने बताया? पक्का क्लियर बात है ना? देखो सर अभी क्या वैल्यू एडेड पे दिमाग लगाना था कि वैल्यू एडिशन निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, सब निकालना है, सब ठीक है। इनकम मेथड में सर एकदम सटाक चीज है, 5 कंपोनेंट है, उस 5 कंपोनेंट को ऐड करो, आंसर निकालो। समझ में आ रहा है? 5 चीज है, पांचों को ऐड करो, ना एक्स्ट्रा कुछ आएगा ना एक्स्ट्रा कुछ जाएगा। 5 है, 5 दिया है, पांचों का वैल्यू डाल दो, बताओ व्हाट मेक्स इनकम मेथड स्पेशल, है ना? व्हाट मेक्स इनकम मेथड स्पेशल, ये ऐसा मेथड है जिसमें थियरी क्वेश्चंस भी आता है, जिसमें आपके दिमाग में घुमाने का पूरा कोशिश करता है, पूरा मतलब पूरा नेशनल इनकम में घुमाने का तो कोई जगह है नहीं, यहाँ पे घुमाने की कोशिश करता है। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर आया है क्या? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो करस्पॉन्डिंग इनकम है उनको जोड़ने का। इनके अलावा कोई भी इनकम है उसका नाम क्या होगा? मिक्स्ड इनकम। ये 5 कंपोनेंट्स को अगर मैंने बोला तो क्या बोलेगा? देश का इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम से क्या अपन नेशनल इनकम निकाल सकता है? निकाल सकता है, ठीक है, बराबर चलेगा, पक्का 100%। चलो आओ आओ अभी इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, ठीक है। आओ, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सबसे पहले क्या था? लैंड। लैंड। लैंड वाला लोग क्या मिलता है? रेंट। रेंट एंड रॉयल्टी। ओके, रेंट है और एक रॉयल्टी, नया शब्द पढ़ते हैं, चलिए आइए पहले हम लोग नंबर 2 करेंगे, ठीक है। लैंड जिसके पास में उसको क्या मिलता है? रेंट, रेंट मिलता है, ठीक है। इस पे क्या लिख दिया लोग? रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट एंड इम्प्यूटेड रेंट, यानी कि रेंट इन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। ये मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, देखो तो, एक बोला इन्होंने एक्चुअल यानी कि सच का, और दूसरा क्या है? इम्प्यूटेड यानी कि सच नहीं है, ये हो सकता, दोनों रेंट आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने कोई रेंट में प्रॉपर्टी लिया है रहने के लिए, ठीक है, तो मेरे को क्या रेंट पे करना पड़ेगा? हाँ उस रेंट से किसी ना किसी का इनकम होगा, वो रेंट किसी ना किसी का इनकम होगा, जो भी हाँ। मालिक है मेरा जमीन का, उसको मैं रेंट देगा, उसके लिए वो उसका इनकम होगा या नहीं होगा, बताओ मेरे को। होगा। तो ये तो हो गया एक्चुअल रेंट, जहां मैंने एक्चुअली में रेंट दिया है, ठीक है, मैंने एक जगह लिया है, ठीक है, और इसको मेरे यूज कर रहा हूँ और इसके बदले में हर महीना उसको रेंट पे कर रहा हूँ, तो ये तो आएगा एक्चुअल रेंट, तो ठीक है, लॉजिकल बात है। बात है इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? आप लोग में से किसी किसी का खुद का घर होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बराबर, किसी का है यहाँ पे? एक दिन का बता दो किसी का मोहित है सर। है, चलो एक बार बोले मोहित का बात करता हूँ। अब मोहित का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या इसको अपना घर पे रेंट पे करना पड़ता है क्या? नहीं। ये पापा आता है आउट, चलो बहुत मेहनत किया पूरा घर बनाने में, रेंट दो हमको,
ठीक है, बट हमको बताओ घर खरीदने के लिए क्या पैसा ब्लॉक हुआ था? हाँ। पैसा तो ब्लॉक हुआ था। फॉर एग्जाम्पल एज्यूमिंग कि मोहित का जो फ्लैट है, ठीक है, बस टोन डाउन वैल्यू बता रहा है मोहित, सच वाला वैल्यू बता नहीं सकता, इनकम टैक्स का आदमी लोग आ जाएगा, ठीक है। सोचो मोहित का जो है घर है वर्थ ₹40 लाख, ठीक है, 40 लाख का है। ये 40 लाख का उन्होंने क्या खरीदा? एक घर खरीदा। अगर बाई चांस एक घर नहीं खरीदता तो क्या उनको रेंट पे करना पड़ता? हाँ। हाँ। रेंट पे करना पड़ता। तो अगर ये अपने घर पे जो रेंट पे करता, किया कर रहा नहीं है, जो रेंट पे करता उसको बोलता है इम्प्यूटेड रेंट। उसको क्या बोलता है? इम्प्यूटेड रेंट, यानी रेंट ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? रेंट ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मेरा खुद का जमीन है, मेरा खुद का घर है, अगर मेरा घर नहीं होता, अगर मोहित का ये घर नहीं होता तो उसमें वो कितना रेंट पे करता, उस रेंट को भी अपने को जोड़ना है। मन में सवाल आया क्यों? जमीन तो मैंने खरीद लिया, घर तो मैंने खरीद लिया, इसका रेंट मैं क्यों जोड़ूं? क्योंकि अगर आप इस पैसे को अपने घर पे यूज नहीं करते, 40 लाख को अगर आप यूज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं और घर खरीदता या कहीं ना कहीं बैंक में डालता, कुछ ना कुछ तो करता है इस 40 लाख रुपए का, वहां से आप कुछ ना कुछ तो कमाता ना। सही बात है ना? आपने कुछ नहीं कमा के क्या किया? अपने कंफर्ट के लिए घर खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस हुआ या नहीं हुआ? गवर्नमेंट को बताओ मेरे को, कहीं ना कहीं लॉस तो हुआ है ना, कि आपने अपने घर पे रहने के लिए 40 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप नहीं रहता तो कोई और रहता, वो आपको रेंट पे करता, देश का इनकम बढ़ता। इसीलिए एक्चुअल रेंट जो पे कर रहे हो वो तो करो ही करो, साथ में जो आप अपने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो भी पैसे दिए हो उसमें अगर आप रेंट पे करते तो कितना रेंट पे करते? इंप्यूटेड रेंट को भी लो। समझ में आया? तो रेंट विल इंक्लूड बोथ एक्चुअल रेंट जो सच में आप पे करते हो, एंड दूसरा अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदते तो उसमें कितना रेंट पे करता आप, उस रेंट को भी आपको लेना है। उसको क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड रेंट। बात समझ में आया आप लोग को? क्योंकि हम लोग देखो, आपको मन में लगेगा कि इसका तो खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है, पर देखो अगर आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देखो देश का इनकम निकालना है हर साल, तो कहीं ना कहीं मोहित अगर हर महीना 20,000 रुपया नहीं पे कर रहा है तो वो बचा तो रहा है ना 20,000 रुपया, बचाना भी तो इनकम ही है। समझ में आया बात? 20,000 रुपया हर महीना अगर रेंट बचा भी रहा है तो बचाना भी तो इनकम ही है। आज मैं पेटीएम में बोलूं 200 रुपया कैशबैक है, डिस्काउंट है 200 रुपए का, तो 200 रुपया कम होना तो 200 रुपया कमाना भी तो हुआ ना कोई सामान का। वो 400 रुपए का सामान में अभी आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है? सिर्फ 200 रुपया देना पड़ रहा है। तो यही गवर्नमेंट भी कर रहा है। गवर्नमेंट बोलता है कि एक जो एक्चुअल में रेंट पे कर रहा है उसका तो रुपया लो ही लो आप, क्योंकि वो तो भैया रेंट है ही, वो हो गया एक्चुअल रेंट। और साथ ही साथ जिसका प्रॉपर्टी खुद का है, जगह खुद का है, वो अगर भाड़ा में रहता तो रेंट पे करता, उसका भाड़ा भी लो, कहीं ना कहीं उसको कमाने के लिए भी वो कुछ ना कुछ खर्चा तो किया है। उसको बोलता है इंप्यूटेड रेंट, उसको भी अपने को कंसिडर करना है। समझ में आया? तो दोनों टाइप का इनकम जो है रेंट में आएगा। एक एक्चुअल रेंट जो आप एक्चुअल में देते हो, कोई भी जगह जब आप लेते हो तब वो एक्चुअल रेंट को लोगे आप। और सेकंड मैंने क्या बोला कि अगर मेरा खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है तो मैं नहीं खरीदता तो मैं रेंट में रहता, भाड़ा में रहता, मैं कितना भाड़ा पे करूंगा ऑफ माई ओन्ड प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंप्यूटेड रेंट। बात समझ में आया या डाउट है? हमको बताओ। ये फिर हम लोग एज्यूम करेगा ना कि कितना। हाँ, मार्केट प्राइस ना। सोचो अगर नॉर्मली अपन भाड़ा में लगाता अपने एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल अपना फ्लैट है, 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट में से दूसरा बगल वाला फ्लैट जो है वो भाड़ा में, वो कितना भाड़ा कमा रहा है, ऐसे मार्केट प्राइस। इजी है वो तो। भैया नहीं, हाउस टैक्स वाला सिस्टम नहीं है ये चीज, मतलब वो एकदम अलग चीज हो गया। वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक बेनिफिट मिलता है आपको टैक्स का, वो बिल्कुल अलग हो गया इनकम टैक्स का। 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है आपको। जिसका प्रॉपर्टी खरीदा होता है उसको 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, प्लस उसको इंटरेस्ट पे करता है होम लोन में, उसमें भी उसको बेनिफिट मिलता है ईटीसी में। गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देता है घर खरीदने से। ओके भैया।
और बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ, टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बार बार नहीं करना, एक ही बार में समझो। हर्षिता डाउट है, मुंह देख के लगा कुछ कंफ्यूजन है तुमको? हाँ बताओ, क्या समझ में नहीं आया, बताओ बताओ सानिया, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ इम्प्यूटेड में क्या समझ में नहीं है ये तो बताओ। एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल रेंट होता है कि अपन अगर फॉर एग्जांपल आठगांव वाला जगह है, अब आठगांव वाला जगह जो है उसका एक ओनर है, उसको अपन हर महीना पैसा देता है, वो हो गया एक्चुअल रेंट, एक्चुअल में पे कर रहा है उसको रेंट को, एक्चुअली में कैश दे रहा है। और सोचो अगर वो जगह मेरा ओन किया हुआ रहता, खरीदा हुआ रहता, तो उसमें मैं रेंट पे करता? मैं रेंट पे नहीं करता। बट अगर वो खरीदा हुआ नहीं होता तो मैं रेंट पे करता ना। अगर मेरा खुद का प्रॉपर्टी, सोचो अगर ये वाला जो मेरा हम लोग का जो फ्लैट है वो मेरा ओन्ड है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अगर मैं इसको नहीं ओन करता तो मैं इस पैसे को यूज करता ना कहीं, इसमें मैं कुछ ना कुछ पैसे कमाता ना। समझ में आ रहा है इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्यों ले रहा है? इम्प्यूटेड रेंट को क्यों ले रहा है? देखो इम्प्यूटेड रेंट तो आप समझ गए होंगे। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या था? रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया है, जिसमें आपको रेंट एक्चुअल में तो पे नहीं करना पड़ता है, बट अगर आप रहते तो करते, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। बात आपका कंफ्यूजन ये आ रहा है कि क्यों लेता है? ले इसलिए रहा है क्योंकि जो अपन पैसा यहाँ पे लगाया है ना घर खरीदने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपन कहीं और भी यूज कर सकता था उसको, घर रुपया को, कुछ ना कुछ और रुपया आप कमाता ही उसके चक्कर में, कुछ नहीं तो इंटरेस्ट ही कमा लेता, ठीक है। खुद नहीं रह के दूसरा को, किसी को अगर भाड़ा में देता तो रेंट कमा लेता। तो जो आपने वो इनकम को लूज किया है ना, उसको भी लो, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। समझ में आया आप लोग को? बात क्लियर हो रहा है? हम इसका मल्टीपल फोल्ड्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको दिक्कत होगा, भैया खुद का घर पे क्यों रेंट एज्यूम करेगा? वी हैव बाइड इट, सो उसका पेमेंट भी तो किया है एक बार में। हाँ वही बात है, देखो वही बात है, बात सही है, बट वो पैसा आपने जो अपना घर पे यूज किया है, इमेजिन करो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर वो पैसा अगर आपने खुद के घर पे यूज नहीं किया होता और वो प्रॉपर्टी लेता, नॉर्मली वो प्रॉपर्टी लिया, तो किसी ना किसी को भाड़ा में देता ना आप वो प्रॉपर्टी को। अगर खुद नहीं रहता आप तो किसी ना किसी को भाड़ा में देता वो प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ तो रेंट कमाता उससे, जो कि अभी आपको नहीं मिल रहा है, बट आप कमाता जरूर उसमें, उस रेंट को भी लेना पड़ेगा आपको, ये गवर्नमेंट बोल रहा है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ भैया। वो रेंट को भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो देश का इनकम तो है ही ना। बस आपने क्या किया, हर साल वो रेंट को बचा लिया जो आप किसी और को पे करता, इसको बोलता है इम्प्यूटेड रेंट। ठीक है, समझ में आया हर्षिता? अभी क्लियर हुआ हल्का हल्का? सानिया क्लियर हुआ है? बताओ मेरे को, बताओ बताओ फटाफट बताओ। समझ में आया? ये वो रेंट है जो आप पे कर रहे हो क्योंकि आप बचा रहे हो पैसे। बट अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पता चल रहा है ना कि हाँ इसका 20,000 रुपए का रेंट एक्चुअली में पे कर रहा है। ये अगर रेंट पे रहता तो ये पे करता, बट ये क्या किया, एक देखो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, बताता हूँ। बस हमको लग रहा है किसी किसी को डाउट है, आप लोगों को और थोड़ा ट्रिक बताता हूँ, एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, एग्जाम के लिए तो इतना ही चाहिए इंपॉर्टेंट कि सर एक्चुअल रेंट भी आता है, इंप्यूटेड रेंट भी आता है, ठीक है, एग्जाम के लिए इतना ही बात करना, बात खत्म। अब सुनो देखो, अब एक बात बताओ मेरे को, अगर अपन 40 साल रह रहे हैं, अपन 40 साल रह रहे हैं, एग्जाम्पल अपन 40 साल रह रहे हैं, ठीक है, 40 साल में हर महीना अगर अपन अपना कोई घर खुद का नहीं है, ठीक है, 40 साल अपन रह रहे हैं, सोचो 10,000 रुपए का महीना का अपन पे कर रहे हैं 12 महीना के लिए, कितना रुपया हुआ ये? कितना हुआ? बोलो बोलो बोलो। 48 लाख। 48 लाख, सही है, बराबर सही है ना? बताओ मेरे को। हाँ। ठीक है, ये 48 लाख मैंने खर्चा किया, इसको अपन एक्चुअल रेंट मानता है क्या? क्योंकि अपन एक्चुअली में पे किया, और मैंने अगर शुरुआत में ही 48 लाख देकर एक फ्लैट ले लिया, 48 लाख देके एक फ्लैट ले लिया और उसको यूज कर रहा हूँ, अभी हर महीना उसमें रेंट तो पे नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बताओ ये जो 48 लाख का खर्चा किया है, 48 लाख का जो खर्चा किया है, आपको नहीं लगता बात तो बिल्कुल सेम ही है? यहाँ आपने क्या किया, इसको रेंट में ब्रेक कर दिया। यहाँ आपने क्या किया, 48 लाख को एक साथ खर्चा कर दिया। डिफरेंस तो यही है ना, डिफरेंस तो ये है ना। आप अगर भाड़ा में देते तो कैसा होता, हर महीना आपको भाड़ा देना पड़ता है, वो तो एक्चुअल रेंट हो गया आपका। और इम्प्यूटेड रेंट कैसे निकलेगा आपका, कि आपने जो पैसे तोड़ तोड़ के आप पूरे अपने लाइफ टाइम तक पे करते हैं, पूरे लाइफ टाइम तक जो आप पे करते हैं उसको आपने आज ही खर्चा कर दिया, ताकि आपको आगे जाके लाइफ में पैसे ना देना पड़े रेंट का।
बड़ा मन से बताओ हमको, यहाँ पे 48 लाख से कोई इफेक्ट आया? मेरे को बताओ, यहाँ पे कोई इफेक्ट आया? नहीं आया। बट हमको, आपको लगता है 48 लाख का इफेक्ट आना चाहिए? आना चाहिए ना कैलकुलेशन में। जब नेशनल इनकम निकाल रहे हो 48 लाख का, जो शुरू में आपने फ्लैट खरीदा, उसका इफेक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो उसको क्या बोला है? उसको बोला है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं ना अपना सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी में, उसका भी एक रेंट कैलकुलेट कर लो आप। उसको क्या बोलेगा हम लोग? इम्प्यूटेड रेंट। मतलब कि जो नॉर्मल रेंट है उसको अपन नॉर्मली जो पे करता है वैसे निकल जाता है, और ये जो इम्प्यूटेड रेंट है ना, इसको अपन बैक कैलकुलेशन निकाल के निकालता है कि भैया आप जो प्रॉपर्टी खरीदा है उसमें आप कितना रेंट पे करता, उसको निकालो। बात समझ में? बात दोनों का सेम ही है, बात दोनों का सेम ही है। एक में आपने हर महीना रेंट पे किया है और उसको कैलकुलेट किया है, दूसरा में आपने क्या किया है, जो एक साथ आपने पैसा इन्वेस्ट किया ना, उसी का रेंट निकाल रहे हैं आप, और उसको तोड़ रहा है हर साल इंप्यूटेड रेंट निकाल के आप तोड़ रहा है उसको। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस टर्म अलग अलग कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? अरे सोचो अगर आपने फोन लिया, आईफोन अगर आपने खरीदा, मैं बोलूंगा कि एक्चुअल में मैंने हर साल ईएमआई पे किया 2-2 हजार रुपए का, और 50,000 रुपए का मैंने फोन लिया, ठीक है, बराबर? तब भी मेरा खर्चा हो रहा है, तब भी मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अगर सोचो मैंने 12 महीना का ईएमआई लिया, और हर महीना मैंने जो है 2-2 हजार रुपए का खर्चा किया, ठीक है, तो मेरा कितना रुपया लग रहा है आईफोन का? 12 महीने के बाद कितना रुपया लग रहा है मेरा? कितना? 24,000 रुपए। कितना लग रहा है? हाँ हाँ सर, इसी से बोल रहा है। बताओ ना, इस पे कितना रुपया लग रहा है मेरा? 12 महीने तक मेरा 2-2 हजार रुपया पर मंथ जो है ईएमआई पे किया, तो कितना रुपया पड़ लग रहा है मेरा? 24,000। और वही अगर मैंने शुरू में 24,000 रुपया पे कर दिया, डाउन शुरू में पे कर दिया, तब भी तो अगर मैं चाहूं तो इसको हर महीना के साथ डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? अपने कैलकुलेशन के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। बराबर समझ में आया आप लोगों को बात? तो बात तो बिल्कुल सेम ही है। आप तोड़ तोड़ के खर्चा करो या एक बार में शुरू में खर्चा कर दो, बात बिल्कुल इजी है। समझ में आया आपको? क्लियर है? समझ में आया? एक्चुअल रेंट, इंप्यूटेड रेंट इसलिए नहीं बोला ताकि कंफ्यूजन और नहीं हो। अच्छा, फॉर एग्जाम पीपल जिसको दिमाग में सिर्फ एग्जाम के लिए कि भैया एग्जाम के लिए बताओ क्या होता है, रेंट वाला दोनों आता है भैया। एक्चुअल रेंट जो अपन एक्चुअली पे करता है वो भी आता है। इंप्यूटेड रेंट क्या होता है? जो आप रेंट पे करते हो ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आप पे नहीं करते हो, बट अगर आप पे करते अपने प्रॉपर्टी के ऊपर तो कितना पे करते। और अगर जिसको समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा, दोनों एक्चुअली सेम ही चीज है, बस खाली तरीका अलग अलग तोड़ने का है। एक्चुअल रेंट में आपने ब्रेक कर दिया और इसको पूरे साल तक टाना, और ये जो आपने जो खुद का जो प्रॉपर्टी खरीदा उसमें क्या शुरू में ही आपने एक अमाउंट दे दिया और उसको हर साल एक एक पार्ट पे डिवाइड कर दिया उसको कि हाँ मेरा अगर प्रॉपर्टी नहीं लिया हुआ था तो कितना खर्चा करता। समझ में आया आप लोग को पार्ट? क्लियर है ये वाला पार्ट? किसी को डाउट हो तो बताओ अभी भी। इंप्यूटेड रेंट और एक्चुअल रेंट बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। सर हाँ जी, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? मतलब पूछेगा नहीं। व्हाट इज इंप्यूटेड रेंट पूछ सकता है खाली, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं पूछता है। लॉजिक आप लोग को सिर्फ समझने के लिए चाहिए बस। मतलब सम्स में इनकम मेथड का सम्स में रेंट आएगा तो वैसे रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोल के लिख देगा वो लोग। रेंट पेड ऑन अ फ्लैट, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दोनों लिख देगा आपको। तो आपको तो पता ही है। नहीं तो फिर जो नंबर आएगा जैसे 48,000 रुपीज लिखा हुआ है फॉर 12 मंथ्स लिखा हुआ है, तब फिर हम लोग को वो डिवाइड करके एक निकालना साथ दिया पड़ेगा। हुआ रहेगा, एक साथ दिया हुआ रहेगा पूरे साल का वैल्यू। ऐसे अलग अलग महीना महीना तोड़ के नहीं देगा आपको कभी भी, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। पहला बात तो ऐसा आता ही नहीं है सम, एक सम होगा शायद पूरा बुक में, जो मैंने आपको बोला ना एक सम होगा पूरा, ऐसे उसके आता ही नहीं है। इसे ज्यादातर थ्योरी में पूछता है कि रेंट विल आल्सो इंक्लूड डैश एंड डैश रेंट, एक्चुअल रेंट एंड इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। स्टेट ट्रू और फॉल्स, इंप्यूटेड रेंट आर अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और नॉट, ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस। बस यही पूछेगा आपसे, यही पूछता है। इनकम मेथड में ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, प्रैक्टिकली ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। जो प्रैक्टिकली टफ पूछा था वो आपका वैल्यू एडेड में था, जो दिमाग घुमाता था आपका अच्छे से कि क्या आएगा नहीं आएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े क्या निष्का? हाँ भैया। क्लियर है? ठीक है, हाँ भैया। ओके, मैं थक गई। चलो, रेंटल इनकम जो है उसमें क्या क्या है आएगा? एक्चुअल रेंट भी आएगा और इंप्यूटेड रेंट भी आएगा। रॉयल्टी का मतलब है, सुनो, अपन अगर फ्लैट वगैरह में, जब फ्लैट वगैरह में रहता है ना, तो उसको बोलता है जिसमें अपन रेंट पे करता है, राइट? फ्लैट वगैरह में रह रहा है, ऑफिस वगैरह ले रहा है, तो उसमें रेंट पे करता है, राइट? कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ये जो लोग रिलेट कर कौन पाएगा पता है क्या? तो थोड़ा सा अपर असम की तरफ, लोअर असम की तरफ रहता है ना, किसी किसी का घर वगैरह कुछ हो तो आइडिया होगा कि जैसे कुछ कुछ कंपनी वाला लोग ना
क्या करता है, जैसे हमारा एक मतलब जो मेरे मामा का घर है अपर असम की तरफ, वहां पे एक कंपनी आया था ऑयल एक्सट्रैक्शन के पर्पस के लिए, कि आपका जो जमीन है उसमें हमको लगता है पोटेंशियल ऑयल हो सकता है, तो हम लोग वहां पे एक्सट्रैक्शन का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम, कोई लोग कोयला का काम करता है, कोई लोग सॉइल कंटेनर, कोई लोग मेटल्स ढूंढने का काम करता है। तो ऐसे ये गुवाहाटी में कम ही दिखेगा आपको, बट ये अपर असम लोअर असम की तरफ जो लोग रहता है थोड़ा सा आइडिया होगा, वो लोग को थोड़ा ज्यादा पता रहता है। वो लोग जमीन लेता है 6 महीना साल भर के लिए, जमीन लेता है, रिसर्च वगैरह करता है और आपको हर महीना एक अमाउंट पे करता है। अब उसको रेंट तो बोलेगा नहीं अपन, क्योंकि रेंट किसमें होता है, जहां अपन रहने वहने का कुछ रहता है या ऑफिस से कुछ काम करता है उसको रेंट बोलता है। इसको जो अपन जमीन लेता है ना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आउट नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है, इसको बोलते हैं रॉयल्टी पे करना। क्या बोलता है इसको? रॉयल्टी। मतलब बात सेम ही है, भाड़ा ही है। एक में आप लोग रहते हो, ऑफिस खोलते हो, उसको रेंट बोलते हैं। एक में आप नेचुरली सब रिसोर्स वगैरह निकाल रहे हो, उसमें रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलेंगे रॉयल्टी। समझ में आया? अब जिसका जमीन होगा उसको रेंट भी मिल सकता है और उसके साथ में रॉयल्टी भी मिल सकता है। क्लियर छे? इज इट फाइन? इज इट ओके? कोमल स्मूथ चल रहा है एकदम अच्छे से? तो rental income includes both actual rent and imputed rent, that is rent in the self occupied properties. Royalty refers to the income received for granting leasing rights of subsoil lands. जो बोला ना सबसॉइल जो है ना कच्चा जमीन, तो आप देते हो भाड़ा में ताकि वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को एक्सट्रैक्ट आउट कर सके। ठीक है, बोले चूड़िया बोले कंगना का वेट कर रहे क्या मैं बोलूं? हाँ ना बोलो बे। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो समझ में आ गई? साइना क्लियर है एकदम? हाँ भैया। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट, अरे बाद में पल्स चेक कर लेना दीक्षा। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। लैंड के बाद क्या था? डायरेक्ट इंटरेस्ट बोल गया बेशरम। लेबर, अरे लेबर को कैसे भूल गया आप लोग? हाँ, लेबर को मिलता है, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज वगैरह तो आपको पता ही है मिलता है। ये सबको बोलता है, मिलके बोलता है COE, बोले तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोलता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब वो वेजेस एंड सैलरीज वाला जो पार्ट है उसका फैंसी वर्ड है। क्या है फैंसी वर्ड? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हमें कॉम्पनसेट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, जो आपने मेहनत किया, मशक्कत किया, जो अपना जो लेबर है जितना भी मेहनत करता है उसको आप कॉम्पनसेशन दे रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसको अपन बहुत प्यार से बोलेंगे COE। समझ में आया दिशा? सड़ा मुंह क्यों बना के रखा? ठीक है, COE। अब COE में क्या क्या आता है चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें मेरे को एग्जांपल लेना पड़ेगा इनका। कोमल जैसे क्या हुआ, कोमल जॉब ऑफ कर रहा है, ठीक है, कोमल जॉब ऑफ कर रहा है, तो कोमल जब जॉब करता है तो आपको पता है यार एक अमाउंट जो है जॉब में वो कैश में मिलेगा, मतलब कैश या बैंक, समझ जाओगे ना बात को। कैश से मिलो या बैंक से मिलो, बात तो बिल्कुल सेम है। जैसे 40,000 रुपया महीना इसको कैश में मिल रहा है, कोमल पार्टी नहीं दिया यार तो ऐसा। ठीक है, तो एक अमाउंट जो है इसको कैश में मिल रहा है, ठीक है, तो वो तो आएगा ही। ठीक है, पर आपने कभी जिंदगी में आपने किसी का सैलरी स्लिप देखा है किसी का? नो आइडिया। देखो क्या होता है, देखा, सिर्फ सैलरी बोल के एक चीज होता है, साथ में ना बहुत सारी चीज और लिखा हुआ रहता है। देखो, ठीक है, इतना कुछ लिख देता है ना यहाँ पे, हम जगह ही नहीं बचता है हमारे पास में। ठीक है, एक होता है बेसिक सैलरी। क्या होता है बेसिक सैलरी? 40,000 रुपए सोचो, ठीक है, पर मंथ का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे ईयरली लिखा हुआ रहता है, पर 40,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, इसके साथ में बेसिक सैलरी के साथ में कुछ कुछ और बेनिफिट भी लोगों को मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल अलाउंस। क्या मिलेगा? ट्रैवल अलाउंस। अब जगह सोचो, कोमल को क्या आता है, हर दिन 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है मेरे जॉब के चक्कर में, तो इसको हम एक फिक्स अमाउंट दे सकता है हर महीना का, ये कोमल तुम्हारे ट्रैवल के लिए हम तो को इतना रुपया देगा। ठीक है, ये भी सैलरी का पार्ट ही माना जाता है, मतलब ऐसा है कि सैलरी का पार्ट ही माना जाता है, अलग अलग से डिवाइड किया हुआ। ठीक है, सोचो इसको हर महीना जो है 5,000 रुपया ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ठीक है, प्लस इसको क्या, आप मुझे बताओ कोमल को क्या बोनस भी मिल सकता है क्या? बोनस, बोनस मिलता है ना? ठीक है, तो बोनस जो है वो भी सैलरी और सैलरी का पार्ट ही माना जाता है। मतलब जब सब कुछ मिलाता है ना अपन, तभी इसको बोलता है ग्रॉस सैलरी। सबको, बेसिक सैलरी को जोड़ेंगे, अलाउंसेस को जोड़ेंगे, बोनस वगैरह को जोड़ेंगे, तो उसको क्या मिलेगा? बोनस सोचो इसको मिला 10,000 रुपया। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस साथ में एक और अलाउंस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं DA। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। ये क्या है? जब भी जॉब करने जाओगे तो DA जरूर देखना कि DA कितना है।
ठीक है। डीए क्या है? देखो, टीए तो समझ में आ गया, ट्रैवल अलाउंस तो समझ में आ गया, ट्रैवल करने के लिए आपको आपका अलाउंस देता हर महीना लोग। डीए क्या? सुनो, देश में आप मुझे बताओ, हर साल इन्फ्लेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है? हर साल इन्फ्लेशन हो रहा है देश में, हर साल इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। आज सोचो अगर मैंने आपको जॉब में रखा 40,000 रुपया में, नेक्स्ट ईयर भी अगर मैंने आपका सैलरी को 40,000 रुपया ही रखा, आर यू अर्निंग द सेम अमाउंट? टेल मी। अगर इस साल ईयर 1 में मैं बोलूँ आपको कि आपको सैलरी रख रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ 40,000 रुपया, ईयर 2 में बोलूंगा 40,000 रुपये ही पे करूंगा मैं आपको, आप क्या सेम सैलरी कमा रहे हो? हाँ। पक्का? कम हो रहा है क्योंकि नहीं समाज भैया। का दाम वैल्यू बढ़ रही है। क्यों क्यों क्यों? इन्फ्लेशन हुआ ना भैया, तो इन्फ्लेशन मतलब की वजह से। आज का जो 100 रुपए का वैल्यू होगा, नेक्स्ट ईयर क्या 100 रुपए का वही सेम वैल्यू होगा? नहीं भैया, क्योंकि हर साल दाम जो है सामान का बढ़ रहा बढ़ है, रहा है। हर साल देश का इन्फ्लेशन हो रहा है ना? तो आज का 100 रुपया जैसे पहले का 5 रुपया और आज का 5 रुपया में वैल्यू सेम है क्या? नहीं भैया, नहीं है। तो इसका 40,000 रुपए का इनकम जो आज मिल रहा है, और इसका इनकम अगर हम 40 ही रखेगा तो इसको तो लिखेगा कि हाँ 40,000 रुपया मिल रहा है, बट आप मुझे बताओ क्या इसका वैल्यू 40,000 रुपया एक्चुअली रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, अराउंड 5% का इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि सोचो अगर वो पहले कोमल 40,000 रुपया में 100 चॉकलेट लेके आ रही थी, पहले कोमल 40,000 रुपया में 100 चॉकलेट लेके आ रही थी, क्या अब नेक्स्ट ईयर भी वो 100 चॉकलेट ला पाएगी? क्या पता वो 99 चॉकलेट्स ही ला सके, बिकॉज चॉकलेट्स का दाम क्या हो गया पिछले साल से बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन। सही बात है, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आपका सैलरी कांस्टेंट रह जाएगा तो आप मुझे बताओ आपका लॉस होगा या नहीं होगा? बताओ। क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, ये तो मेरे लिए नुकसान है भैया। इसके लिए जो कंपनीज है ये आपको इन्फ्लेशन जितना देश में हो रहा है ना उसके हिसाब से आपको एक अलाउंस देता है, इसको बोलता है डियरनेस अलाउंस। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ देखो कैसे निकालते हैं, जानना है क्या? ये भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, पता है या नहीं पता है? बताओ। चलो, अगर सोचो नॉर्मल इन्फ्लेशन जो है वो 5% है, ठीक है। आपका सैलरी कितना है? 40,000, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सैलरी का 5% कितना होगा? 2,000 रुपये, ये 200 रुपये, 2,000 रुपये, इतना आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देश में जो इन्फ्लेशन होने वाला है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसको कवर करने के लिए, इसको बोलता है डीएनएस अलाउंस। मतलब तुम्हारा सैलरी के हिसाब से जितना भी देश में इन्फ्लेशन होने वाला है उतना अमाउंट तुमको एक्स्ट्रा पे करता है एज अ अलाउंस, ताकि जो आगे जाके इन्फ्लेशन हो रहा है उसके चक्कर में आपका लॉस ना हो। इसको बोलता है डीएनएस अलाउंस। समझ में आया? तो कभी भी कंपनी में ज्वाइन करेगा आप लोग, कुछ करेगा तो प्लीज डीए के लिए बोलना उनको। अगर एक अच्छा कंपनी है, स्ट्रक्चर्ड कंपनी है, तो दे विल ऑटोमेटिकली टेल यू अबाउट डीए। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये वाला पार्ट? समझ में आया? तो ये सब जो है डीएनएस अलाउंस बोलो, कुछ भी बोलो आप, ये सारा जो है वो सैलरी का पार्ट ही माना जाएगा। मतलब टोटल सैलरी कितना हुआ यहाँ पे? टोटल कितना हुआ पर मंथ सैलरी? 60,000 रुपए कमा रहे कोमल, क्या बात है कोमल, क्या बात है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। 60,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी है इसका। ये सारा का सारा जो है, बोलने में तो अलग अलग टर्म्स बोल दिया, बट ये सबका एक ही मेन वर्ड है, सैलरी इन कैश मिल रहा है आपको, बराबर? सैलरी इन कैश या फिर बैंक में मिल रहा है आपको, तो सारा का सारा, चाहे ट्रैवल अलाउंस बोलो, चाहे बोनस बोलो, चाहे डीए बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब सैलरी का पार्ट ही माना जाता है। समझ में आया पलक? इधर नीचे देख रहा है तू? नहीं भैया। अरे नहीं भैया, झूठा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश में क्या लिखा है? वेजेस, सैलरीज, बोनस, डीए, ठीक है, डीए डीए 2 बार आ गया। कमीशन अगर आपको कोई मिल रहा है, बोनस मिल रहा है आपको, सबका सब किसका पार्ट बनेगा? किसका पार्ट बनेगा? सैलरी का ही पार्ट है सारा। अलग अलग नाम दे दिया, बस यही है, ठीक है ना? और आपको बता रहा हूँ, जो आप कंपनी में काम वगैरह भी करोगे ना, वो लोग आपको ऐसे लिखेगा, देखो यहाँ पे ऐसे लिख के देगा और लिखेगा यहाँ पे
समझ में आया? तो एक्चुअली में कंपनीज भी आपको इसको ग्रॉस सैलरी ही बोलेंगे और अपने को ये सबका जो है रुपया मिल जाता है। ठीक है, इसमें से फिर पीएफ ये सब कटता है आपका, ये सब वाला चीज हो गया। ठीक है, अब देखो जिस मोमेंट में ऐसा लगे कि थोड़ा हैवी हो रहा है हमको बता देना। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, कैश पे तो मिला ही मिला है पैसा आपको, साथ में कभी कभी क्या होता है, अब जैसे कोमल जो है उसको हम बुलाया, कोमल कहाँ पे रहता है तुम? ग्वालपारा। ग्वालपाड़ा, ठीक है, ग्वालपाड़ा में रहता है। अब कोमल टैलेंटेड है, तो मेरा कंपनी कोमल को बोला, मिस कोमल, we are really appreciating the amount of efforts you can put into our company and I will really find that you can put in a value to our company, so आपको मैं इतना सैलरी देना चाहता हूँ। तो कोमल बोली ठीक है सर, दैट्स फाइन, बट मेरे को तो गुवाहाटी का कोई आइडिया नहीं है, आई हैव टू स्टे एट गुवाहाटी ऑल्सो, मेरे को रेंट वेंट में सामान घर ही लेना पड़ेगा। तो बोला कि अरे कोमल डोंट वरी अबाउट इट, विल डू ऑल द नेसेसरीज। आप एक काम करो, आप जस्ट शिफ्ट करो गुवाहाटी में, विल टेक केयर ऑफ द रेंट सिचुएशन, विल टेक केयर ऑफ द एंटायर प्लेस ऑफ स्टे फॉर यू। ठीक है, मतलब कि कंपनी बोल रहा है कि कोमल के लिए जो जगह है, ठीक है, उसका भी ध्यान कौन रखेगा? कंपनी ही रखेगा। पलक बोलता है ये भी सही है, ये कंपनी बढ़िया है, घर में रहने के लिए भी दे रहा है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, कंपनी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेंट 10,000 रुपया महीना का है, ठीक है, कंपनी आपको डायरेक्टली कैश नहीं देकर, क्या आपको वाया टर्न से आपको इन काइंड कुछ दे रहा है नहीं दे रहा है? बताओ मेरे को, इन काइंड दे रहा नहीं दे रहा, आपको कैश नहीं दे रहा मान लिया, बट इन काइंड दे रहा नहीं दे रहा है। जैसे अगर आप फ्यूचर में कभी आईटीसी वगैरह में काम करोगे ना, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब में काम करोगे ना, आपको पता है इसमें बहुत सारा कमोडिटीज रहता है, बहुत सारा सामान रहता है लोग के पास में, पता है आपको, लुई फिलिप सब कुछ लोग किसी किसी ना किसी का कंपनी के अंडर आ जाता है। ठीक है, जैसे आईटीसी वाला क्या करता है क्या, आईटीसी होटल का आपको ये लोग वो दे देगा, कूपन दे देगा, एक फ्री कूपन दे देगा कि आप रहो आराम से पूरे साल में 2 बार आप आराम से आईटीसी के कोई भी 5 स्टार होटल में या प्रॉपर्टी में रह जाओ। हाँ मिलता है, ऐसे जलो मत, मिलता है। ठीक है, मिलता है। ताज में जो लोग काम करता है वो लोग को भी रहता है कि पूरा साल में 7 दिन का स्टे कर लो, चाहे इंडिया का ताज में या इंडिया के बाहर भी ताज है तो वहां भी स्टे कर सकता है। हाँ मिलता है, चलो चलो, अच्छा ठीक है। उसके बाद में जैसे आईटीसी वगैरह होता है ना, उसमें लोग आपको जैसे होटल्स हो गया, आपको व्हील्स सुना, विल्स, WI स्पेल शायद विल्स ही करता है सर, विल्स लाइफस्टाइल जो होता है, ठीक है, विल्स लाइफस्टाइल जो है वो भी इनके अंडर ही आता है। तो विल्स का कूपन दे दिया आपको कि आप 2,000 का शर्ट खरीद लो, 5,000 का शर्ट खरीद लो आप। ठीक है, ये लोग सैलरी के साथ में सब कूपन्स वगैरह भी देता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर ये लोग सब मिला के कूपन्स आपको 10,000 रुपए कूपन्स दे रहा है पूरे साल में, तो आपको लोग 10,000 रुपए का सैलरी नहीं देके क्या कर रहा है? आपको इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट दे रहा है नहीं दे रहा है? मेरे को बताओ। ठीक है, इसको बोलता है सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। आपको काइंड में दे रहा है, कैश में नहीं दे रहा। आपको कैसे दे रहा है लोग? काइंड में दे रहा है। कैसे दे रहा है? काइंड में दे रहा है। तो ये भी सैलरी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ मेरे को। ऐसे नहीं देकर ऐसे दे रहा है, दे तो रही है पैसा, करेक्ट। और इसमें क्या एनकैशेबल, सबसे कॉमेडी होता है, एनकैशेबल नहीं है सब, मतलब कि आप चाहो तो इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। बेस्ट चीज ये है, आपको यही यूज करना पड़ेगा, ये सबसे खराब चीज है, यूज करना ही पड़ेगा आपको। आप बोलोगे नहीं इसके बदले कैश दे, तो नहीं, ये लो, समझ में? ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये हो गया सैलरीज एंड वेजेस इन, ये हो गया कैश में, प्लस अगर आपको रेंट का भी पैसा दे रहा है वो लोग, तो ये क्या हो गया? इन काइंड। इन काइंड कैसे दे रहा है आपको? तो जो ये लोग वाउचर्स वगैरह दे रहा है आपको, या फिर आपके लिए रेंट पे कर दिया, ये सब का मिला के सोचो 20,000 रुपए आपको दे रहा है। तो ये भी तो सैलरी का पार्ट ही बना ना आपका, बताओ मेरे को, बना या नहीं बना? तो नियम से इसका सैलरी 60,000 रुपीज है कोमल का, या 80,000 रुपया है? 60 है या 80 है? 60 है, श्योर? 80 है ना भैया। 60 तो इन कैश दे रहा है और 20 आपको इनडायरेक्टली दे रहा है, चाहे आपका रेंट पे करके, चाहे आपको वाउचर्स देके आपको दे रहा है ना बेनिफिट वो लोग। तो आपका सैलरी 60,000 रुपीज नहीं है ना, ना 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 ना, आपका सैलरी कितना है? 80,000 रुपया। कोमल यार छाप रही है, बढ़िया है। 40,000 रुपए का सैलरी बोल बोल के सबको बेवकूफ बनाया। हाँ हाँ हाँ, गवर्नमेंट जॉब में तो उल्टा ज्यादा मिलता है, डिपेंड करता है ऑब्वियसली। ठीक है, उसमें बढ़िया रहता है, कुछ कुछ घर वर मिलता है आपको, मजा है, मजा नहीं लाइफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक्चुअली जो थर्ड पॉइंट है ना, ये लिखला एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब की वजह से ही था। ठीक है, जो भी अनंत ने बोला। देखो क्या होता है, जैसे आपको पता है ना
कि आगे जाके अब कोमल जो है 20 साल काम करेगा, 25 साल काम करेगी, उसके बाद एक चीज होता है बुढ़ापा, जो सबको आना है। अब क्या पूरा टाइम तक काम ही करती रहेगी क्या, बताओ मेरे को? जब तक पैसा कमाई तब तक, फिर जब जॉब खत्म हो गया तब क्या होगा? तो कंपनी को सोचना पड़ेगा ना कि जब जॉब स्विच भी करेगी, जब जॉब चेंज करेगी, जब जॉब ओवर हो जाएगा, तब भी इसके पास में एनफ रुपया आए आगे जाकर भी। इसको पेंशन सुना आपने? पेंशन, पेंशन। तो पेंशन वगैरह के लिए आप शुरू कब से करोगे जमा करना? जमा करना कब से शुरू करोगे? जब से आपका जॉब शुरू हुआ तब से जमा करोगे या नहीं करोगे? पेंशन हो गया। ग्रेचुइटी, पता है ग्रेचुइटी क्या होता है? जब आप जॉब छोड़ते हो ना, जब आप जॉब छोड़ते हो, पेंशन होता है कि जॉब छोड़ने के बाद में आपको हर महीना मिलता रहता है। जॉब छोड़ने के कुछ 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको हर महीना मिलता रहेगा, हर महीना आपको रुपया मिलेगा, ठीक है। ग्रेचुइटी क्या होता है पता क्या? जब आप जॉब छोड़ते हो, छोड़ते ही आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, जो भी है एक साथ मिलता है आपको, इसको ग्रेचुइटी बोलता है। पेंशन टुकड़ों में मिलता है और ग्रेचुइटी कैसे? एक साथ मिलता है आपको, ठीक है। कुछ कुछ लोग ESI, PF में भी कन्वर्ट करता है, प्रोविडेंट फंड, ये सब सारे फंड्स है। इसमें जो है आप क्यों करते हो जमा? ताकि जब आप जॉब आपका खत्म हो जाए उसके बाद में आपको टेंशन नहीं हो, आपको रुपया हर साल मिलता रहे। ESI में कुछ जमा करते हो कि आपको अगर तबियत वगैरह खुद खराब हो गया तो आपका जो है जो आपका ट्रीटमेंट वगैरह है वो सब आपका आराम से हो जाए बिना कोई खर्चा का। ये हर कंपनी कंट्रीब्यूट करता है। शुरू किया था गवर्नमेंट कंपनी से देना, तो देखते थे गवर्नमेंट में कंपलसरी कर दे कुछ कुछ कंपनीज को, तो भैया कि आपको देना ही पड़ेगा, PF में कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, आपको कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कोमल का सैलरी कितना था? 80,000 रुपीज। इसमें से अगर कोमल खुद से वॉलंटरीली 10,000 रुपया एक फंड में कंट्रीब्यूट करती है, खुद से, कि मेरा फ्यूचर का सेफ्टी देखते हुए 10,000 रुपए का मैं हर महीना जो है कंट्रीब्यूट करूंगी, क्या वो सैलरी का पार्ट है या इस 80,000 में से ही आप यूज कर रहे हैं? 80,000 से यूज कर रहे हैं, तो इस पे तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। बट अगर कंपनी बोलता है, कंपनी बोल रहा है कि मैं जो आपको सैलरी दे रहा हूं उसके ऊपर मैं 10,000 रुपीज हर मंथ आपके बिहाफ में PF में जमा करूंगा, ग्रेचुइटी में जमा करूंगा, पेंशन के लिए जमा करूंगा, हर महीना आपके लिए जमा करूंगा मैं। कंपनी बोल रहा है, कंपनी जमा कर रहा है, खुद जमा नहीं कर रहा अपन। कौन जमा कर रहा है? कंपनी आपके लिए जमा कर रहा है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है या नहीं, मेरे को बताओ। तो अगर 10,000 रुपया हर कंपनी जो है 10,000 रुपया, सोचो ये पेंशन फंड वगैरह में जमा कर रहा है, पेंशन फंड, PF सब में कर रहा है। अच्छा, आपको जैसे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगा कैसे जमा करता है? 50-50 होता है। तो अगर 10,000 रुपया है तो 5,000 रुपया आपसे काट के ले लेता, वो लोग जमा कर देता और खुद 5,000 रुपया जमा कर देता। इस सिस्टम से जमा होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ऐसे उस सिस्टम में जमा होता है, ठीक है ना। तो अगर कंपनी ने खुद से मन से इच्छा हो गया उनका, मेरे को एम्प्लॉय से मतलब है बहुत ज्यादा और कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 10,000 रुपया जमा कर रहा है, तो आप मुझे बताओ ये भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है या नहीं आपको? क्या ये भी एक टाइप का सैलरी ही आपको मिल रहा है, बस इनडायरेक्टली मिल रहा है आपको? तो आपका टोटल सैलरी कितना हो गया? टोटल सैलरी कितना हो गया? 90,000 रुपए का सैलरी हो गया भैया। 5,000 रुपया नहीं बोल रहा हूँ मैं, 10,000 रुपया पूरा जमा कर रहा है, एज्यूम कर रहा हूँ 10,000 रुपया पूरा कंपनी जमा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मैं खुद जमा कर रहा हूँ तो मेरा खर्चा है, वो हम इसमें क्यों जोड़े? जो मैं खुद से जमा कर रहा हूँ वो तो मेरा खर्चा है, वो तो मैं 90,000 रुपया से खर्चा कर रहा हूँ। बट कंपनी जो खुद से जमा कर रहा है, खुद से, उसको अपन को इसको ऐड कर देगा। तो अपना सैलरी जो है उसमें 3 एलिमेंट आता है। नंबर 1, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। ये देखो, इससे सारा कैश में आया आपका। ये आपका इन काइंड, रेंट वगैरह दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है? काइंड में आ रहा है। और ये है कुछ कुछ फंड्स में जो लोग जमा करता है। कौन जमा करता है? कंपनी जो जमा करता है। ईशा ध्यान दे रहे तो बदमाशी नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो सी, ये तीनों को मिलाने से क्या मिलेगा मेरे को? COE। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है आप लोग ये वाला पार्ट को, ठीक है। ठीक है, मैं आप एक बार रीड कर देता हूं, उसके बाद इसको लिखना लिख लेना, ठीक है। देखो, तो COE में 3 एलिमेंट आएगा। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? देखो तो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? वेजेस एंड सैलरीज इन क्या है? कैश। इसमें सब कुछ आएगा, सैलरी बोलो, बोनस बोलो, DA बोलो, सब कुछ आएगा इसमें, कमीशन बोलो, सब कुछ आ जाएगा इसी के अंदर। कोई बाइफर्केशन नहीं है, सब इन कैश में ही माना जाता है। फिर नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इन काइंड।
काइंड में क्या था, जैसे रेंट फ्री है हो गया, मेडिकल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो गया, फैसिलिटीज हो गया, ये सब कुछ क्या है, इन काइंड आपको सर्विस मिल रहा है। एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लिखा है या एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, यानी कंपनी ने जो कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया, खुद ने जो कंट्रीब्यूट किया वो नहीं, एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर कौन हो गया, कंपनी हो गई, राइट। एम्प्लॉयर कौन हो गया आपका, कंपनी हो गया। तो कंपनीज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, क्या लिखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसमें क्या क्या था देखो, आपका ग्रेचुटी हो गया, देखो यहाँ लिखा है ग्रेचुटी, पेंशन, लेबर वेलफेयर, पीएफ, प्रोविडेंट फंड बोला था ना, पीएफ प्रोविडेंट फंड बोलता है उसको, ठीक है, पीएफ को प्रोविडेंट फंड बोलता है। तो इस टाइप का कुछ कुछ चीजों में अगर कंपनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, खुद नहीं, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंपनी कर रहा है, तो वो भी इंक्लूड, थोड़ा तो बोलो, होगा या नहीं होगा, होगा। ओके। अब इसमें कुछ कुछ नोट्स है, देखो तो कुछ नोट्स क्या है, देखो तो। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये 3 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक पता है बट 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है देखो तो, एनी रिम्बर्समेंट, नोट में, ठीक है, नोट में ध्यान देना, नोट में यहाँ पे ये पॉइंट नंबर ए में, ठीक है, ये वाला पार्ट, एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस incurred by the employees will be excluded from COE। मतलब सुनो, आप जब जॉब वगैरह करते हो ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो एक कंपनी में काम करता है, ठीक है, उसका काम ऑडिट का काम है, तो जो कंपनी है उसका अलग अलग ब्रांचेस है ठीक है, असम में अलग अलग जगह ब्रांचेस है उसका। अब वो रहता गुवाहाटी में है, अब ऑडिट करने के लिए उसको हर ब्रांच पे जाना पड़ेगा ना, ऑडिट करने के लिए उसको हर ब्रांच पे जाना पड़ेगा। अब जब वो जाता है तो उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ मेरे को। उबर बुक करता है, कहीं पे ट्रेन बुक करता है, कहीं पे बस बुक करता है, कहीं फ्लाइट बुक करता है, खर्चा लगता है। तो कंपनी बोलता है आप एक बार अपना खर्चा जो है एक बार आप खुद कर लो, ठीक है। कंपनी क्या बोलेगा, एक बार जो भी आपका ट्रैवलिंग वगैरह, खाने पीने का जो भी खर्चा आपको लग रहा है, वहां पे रहने वहने का जो भी खर्चा लग रहा है, एक बार आप खुद पे रख लो, सबका बिल संभाल कर रख लेना अपने पास। एक्चुअली बता रहा हूँ यही होता है, ठीक है, आप उसका बिल संभाल कर रखना। जब आप कंपनी में आओ, महीना भर बाद जब भी आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, जब भी होता है आपका, जब भी आप आओ तो आप कंपनी में वो स्लिप्स दे देना और उसके बदले हम से रुपया ले लेना। फिर केस समझ में आया आप लोगों को, केस समझ में आया, क्या ये मेरा फ्रेंड का इनकम है क्या, इनकम तो है ही नहीं, क्या इनकम। अगर मैं आपको बोलूं, मैं दिशा को बोला, दिशा मेरे को बहुत भयंकर भूख लग रहा है, नीचे में ना वो किरणशी है ना, किरणशी जाके एक तो ना सैंडविच लेके आ जाओ। किरणशी बोलता है, दिशा बोला हमको कि हाँ ठीक है, हम सैंडविच लेके आया था, सैंडविच लेके आया, सैंडविच का खर्चा कौन किया, एक बार दिशा किया, दिशा एक बार खर्चा करके मेरे लिए सैंडविच लेके आ गया। मैं दिशा को बोला ये ले 200 रुपए सैंडविच का, तो दिशा बोला कि आज 200 रुपए का इनकम हुआ है। नहीं भैया, मेरा जो खर्चा हुआ है उसको कॉम्पनसेट ही तो किया है आपने, तो ये इनकम नहीं है, समझ में। रिम्बर्समेंट अगर कोई कर रहा है एक्सपेंस का, रिम्बर्स मतलब क्या था, रीएम्बर्स मतलब जो आपने खर्चा कर लिया उसी को वापस से मैं दे रहा हूं, उसको बोलता है रीइंबर्स करना खर्चा को। तो सर अगर आप रीइंबर्स कर रहे हो खर्चा को, वो मेरा पार्ट ऑफ द इनकम नहीं है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट में नहीं आएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश काइंड में इसका पार्ट नहीं आएगा, अगर मैं खर्चा को रीइंबर्स कर रहा हूं तो। बात समझ में आया आप लोग को, क्लियर है, पक्का, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो तो, एनी फैसिलिटी, क्या लिखा हुआ है, एनी फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर वर्क, any facility which is necessary for work will not be included। For example, पलक जो है, ठीक है, पलक जो है वो एक हॉस्पिटल बेस्ड इंडस्ट्री में काम करती है, ठीक है, पलक जो है हॉस्पिटल बेस्ड इंडस्ट्री में काम करती है। तो आपको पता है ना, हॉस्पिटल में कुछ कुछ चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ग्लव्स वगैरह पहनना ही पड़ेगा आपको, शायद तक पीपीई किट भी अभी फिलहाल पहनना ही पड़ेगा, मास्क वगैरह पहनना पड़ेगा, कुछ कुछ जरूरी चीज है ना जो सब काम करने के लिए जरूरी है, इसके लिए उसके बिना ये काम ही नहीं कर पाएगी। किसी किसी कंपनी का यूनिफॉर्म्स होता है क्योंकि उसको पहनना ही पड़ेगा। तो क्या इस पे कंपनी बोलेगा कि देखो मैंने आपको जो पीपी किट दिया था ना, वो भी तो सैलरी का पार्ट है, वो भी तो बेनिफिट दे रहा हूं मैं आपको, कि आपको मैं पीपी किट पहनने का मौका दे रहा हूं, तो इसको अपन इनकम का पार्ट में मानेगा क्या, नहीं भैया, ये तो हमको चाहिए ही, इसके बिना तो मैं काम ही नहीं कर सकता। समझ में आया, इसके बिना तो मैं काम ही नहीं कर सकता। तो ये जो है ये इन काइंड नहीं है, ये आपको लिए एक्सपेंस है जो कि आपको देना ही पड़ेगा कंपनी को आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल सुनो, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो काम करता है नारायण हॉस्पिटल है ना, आमिंदो,
वहां काम करता है। अब बेचारा वो रहता है गुवाहाटी क्लब में, ठीक है। तो नारायण हॉस्पिटल क्या करता है पता है क्या, हर साल वो गाड़ी आता है नारायण हॉस्पिटल का, वो उसको यहाँ से पिक करा के हॉस्पिटल पे लेके जाता है काम करने के लिए, ठीक है। अब जो इसको लेके जाता है यहाँ से वहां तक हॉस्पिटल तक, क्या ये इन काइंड बेनिफिट मिल रहा है क्या उसको? बेनिफिट मिल रहा है क्या? इसको बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है। अरे भैया काम करने के लिए जरूरी है ना इसको लेके जाना, यहाँ से वहां इतना दूर है, ये तो फैसिलिटी है जो कि जरूरी है इसके लिए। क्या चीज के लिए? काम करने के लिए। तो इसको इन काइंड नहीं बोलेगा। बट अगर मेरा फ्रेंड को गाड़ी देके रखता, बोला सर आप गुवाहाटी आए हैं, आपको कोई भी यूज करना, पर्सनल यूज के लिए जो भी यूज करना, आपके लिए गाड़ी रख दिया था कंपनी ने, हर महीना आप गाड़ी यूज करो, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये होता है इन काइंड बेनिफिट दे रहा है आपको। समझ में आया आपको? दोनों में डिफरेंस समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? अगर ऐसा कोई फैसिलिटी दे रहा है जो कि आपके काम के लिए जरूरी है, तो उसको इन काइंड बेनिफिट नहीं बोलेगा, उसको क्या बोलेगा? जरूरी है भैया ये तो काम करने के लिए, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, एनी फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर वर्क, नेसेसरी फॉर वर्क विल नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो, जिसके पास बुक है, एग्जांपल क्या हो गया, यूनिफॉर्म वगैरह का एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, यूनिफॉर्म फॉर वर्क, ठीक है। ये सब एग्जांपल आप लोग लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ये सब नहीं आएगा आपका। और यहाँ पे आप लोग लिख देना, यहाँ पे दिशा लिख देना, दिशा और सैंडविच वो लिख देना आप लोग, या फिर वो ऑडिट वाला एग्जांपल जो आपको दिमाग में आता है कि एग्जांपल याद आ जाएगा, दोनों का एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, तो दिमाग में सेट हो जाएगा। कभी कभी जब रिवाइज करते हो तो भूल जाते हो सब चीजें, ठीक है। तो आपको जो भी दिमाग में आया, खुद का नाम लिख के सैंडविच लिख दो, जैसे भी दिमाग में रखना रख लो आप लोग, ठीक है। समझ में आया? दीक्षा तो पूरा टाइम, पूरा 1 घंटा फोन को पकड़ के रखा है ना, नमूना है, प्लेस कर दो उसको कहीं पे, ठीक है। और थर्ड वाला जो पॉइंट था, एम्प्लॉयर के अलावा कोई भी दूसरा पर्सन अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरा स्कीम में, एम्प्लॉयर के अलावा कोई भी पर्सन अगर स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हमें इंक्लूड करेगा क्या उसको अपना इनकम में? अगर मैं खुद से पैसा डाल रहा हूं, इंक्लूड करोगे आप लोग? कोई थर्ड पार्टी डाल रहा है, इंक्लूड करोगे? खाली एक ही जन का कंट्रीब्यूशन अपन लेगा, किसका? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए लिखा होगा कंट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस कंपनी टू द एम्प्लॉय इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीओई, क्योंकि सिर्फ आपको किसका लेना है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का ही आप लोगे। समझ में आया? मेरा वीडियो कैसे हट गया भाई? कौन सा? ये लास्ट पॉइंट देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बोला है यहाँ पे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये बोला है। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे 10,000 रुपया का, तो मैंने एग्जांपल दिया था आप लोग को यहाँ पे, तभी इंक्लूड करना है। कोई भी थर्ड पार्टी कर रहा है, खुद कर रहे हो आप, तब उसको पार्ट इंक्लूड नहीं करना है, सैलरी एंड वेजेस के पार्ट का नहीं इंक्लूड करेगा। आप सिर्फ तभी इंक्लूड करेगा इसको तब एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉयर के अलावा कोई भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो आप इंक्लूड नहीं करोगे। समझ में आया? क्लियर है? ये वाला अगर लिखना है आप लोगों को, देख लो अपन ने क्या खत्म कर दिया आज। खत्म किया अपन ने लेबर और लैंड खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप वाला पार्ट खत्म करेगा, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट अगर किसी को लिखना है तो लिख लो आप लोग, ठीक है, याद रह जाएगा आप लोगों को। इसके बगल में रेफरेंस दे देना अपना, ठीक है। तुमको रियल लाइफ में जाना है या तुम्हारा एग्जाम्पल के हिसाब से जाना है आनंद? मतलब हाँ रियल लाइफ में, मतलब यहाँ मतलब सैलरी जो मिलता है ना तुम्हारा, ग्रॉस सैलरी जो मिलता है तुमको, उसमें एक अमाउंट वो लोग खुद कट कर देता है, तो 5,000 रुपया, और तुम्हारा 5,000 रुपया लोग अलग से ऐड कर देता है। मतलब ये ऊपर में ऐड कर देता है लोग, और जब सैलरी निकालता है टोटल, तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन ऊपर डाल देता है। 90,000 का सैलरी दिखा रहा है ना अभी यहाँ पे, 90,000 का सैलरी दिख रहा है, तो ये लोग अपने जगह पे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय द कंपनी 5,000 रुपया, 95,000 का सैलरी दिखा दिया, फिर माइनस कर देगा 5,000 रुपया कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से। ऐसे दिखाता ओके, अच्छा वैसे करके दिखाता है। हम कोई सैलरी स्लिप दिखा देगा तुमको लाके किसी का, ठीक है। ओके भैया। इसमें फिर आपको कोई इंश्योरेंस वगैरह आप करवाते हो, कुछ कराते हो, तो उस सबको माइनस करता है, प्रीमियम वगैरह माइनस करता है, सब कुछ कैलकुलेशन होता है। डिपेंड करता है आप कंपनी को कितना डिटेल्स दे रहे हैं। और अगर कंपनी को पूरा डिटेल्स नहीं देते हो तो फिर आप सीए के पास आते हो। सीए जो है सारा कैलकुलेशन करता है कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, कहाँ का आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो निकाल के जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स आपको, जो रिक्वायर्ड टैक्स आपको पे करना है, वो आप पे कर देते हो। एक्चुअली लोग जानते नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम लोग कॉमर्स के फील्ड के हैं या फिर हम सिर्फ सीए है तो ही हम लोग को टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, या फिर अगर मैं स्टॉक मार्केट में कुछ काम कर रहा हूँ तभी मेरे को इन्वेस्टमेंट का आइडिया होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है। या फिर अगर मैं लॉ कर रहा हूँ तभी मुझे लॉ का आइडिया होना चाहिए, या फिर मेरे को अगर मैं डॉक्टर हूँ तभी मुझे हेल्थ का आइडिया होना चाहिए। नहीं, आज जैसे आपको पता ना बेसिक हेल्दी रहने के लिए कैसे रहना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपको लगता है जरूरी है वो चीज, डॉक्टर हो या नहीं हो। सिमिलरली टैक्स का नॉलेज, लॉ का नॉलेज आपको होना चाहिए। बाई चांस अगर कोई चीज में फंस गया
कोई भी इश्यू आ गया आपको तो आप पैनिक नहीं करोगे। हाँ, आप एक एक्सपर्ट को रखो, आप एक एक्सपर्ट को अपने साथ रखो, बट एक्सपर्ट्स चार्ज कुछ चीज ज्यादा होता है, बेसिक चीज है, आपको भी पता रहना चाहिए लॉ में। बेसिक चीज क्या है, बेसिक राइट्स आपके पास में, ठीक है, वो सब चीज है। अगर मैं सो रहा हूँ, आपने मुझे उठाने की कोशिश किया, तभी मैं केस कर सकता हूँ, पता आपको। हाँ, तो डिस्टर्ब मत करना हमको, ठीक है, ये लॉ है, सच बता रहा हूँ, मेरा राइट है ये, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप बोल के नहीं ऐसे बोल दिया। तो ये बेसिक लॉ है, आपको जाना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मजा आता है सब चीज पढ़ने में। समझे घर वालों से करके मोहित बोलता आज ही यूज करेगा, रुको हम इसके अगेंस्ट करेगा, पता नहीं आपको, आई डोंट नो। घर वाला टैक्स का जैसे आइडिया ना, जैसे आप इनकम कमा रहे हो, आज अगर आप इनकम कमा रहे हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टैक्स, आई नॉट से मैनेज, आई से प्लान योर टैक्स, चोरी मत करो टैक्स का, बट अगर आपको प्लानिंग करना आता है टैक्स का, तो आप बहुत कुछ चीज बचा सकते हो, यू शुड नो। एग्जाम्पल, कुछ लोग SIPs वगैरह खोलते हैं, कुछ SIPs होता है जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ SIP या फिर म्यूचुअल फंड ऐसा होता है जिसमें आपको बेनिफिट्स मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिलता है, वो सबको आई करो। अगर आपने 3% कम भी कमाया, 2% कम कमाया अपने इंटरेस्ट, ठीक है, म्यूचुअल फंड में अगर आपने 3% कम रिटर्न कमाया और अगर आप 5% टैक्स बचा रहे हो, आपको तो बेनिफिट हो रहा है ना, तो वो वाला चीज है। तो यू शुड नो अबाउट प्लानिंग द टैक्सेस एंड ऑल, हाउ डू यू डू दैट, यू शुड नो अबाउट इट। आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप इनकम कमा रहे हो, चाहे आप सोचो जॉब कर रहे हो, यू शुड नो बेसिक टैक्सेस एंड यू शुड ऑलवेज सिट डाउन एट वॉट एवर एज यू हैव, 18, 19, आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि क्या टैक्सेस मेरे को देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। सो सिट डाउन विद अ प्रोफेशनल, इफ यू हैव टू प्लान आउट वेल, यू शुड, थोड़ा सा बहुत फायदा होगा आप लोगों को लॉन्ग टर्म में। थक गया कोमल, अब इतना रुपया कमाएगा तो थकेगा ही ना। हो गया, बताओ मैडम, शिक्षा ओके। भैया इनकम मेथड में हमने 2 पॉइंट्स किया, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड रेंट एंड रॉयल्टी, एंड हल्का सा इनकम मेथड के बारे में डिस्कस किया। चलेगा, आज के लिए चलेगा, इज इट फाइन? ये एक बार रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना, ये जो आप कराया था ना ये सब कैलकुलेशन, हाँ। उस पार्ट में मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया था। कितना इशू होगा, थोड़ा या बहुत?